देखिए मैंने आप लोग को बताया था रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी बता दिया था मैंने आपको कि जैसे ही बच्चे एडोलसेंस से एडल्ट की ओर जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो उनकी मेंटल जो पावर है, लर्निंग कैपेसिटी, वो भी बढ़ जाती है। इंटेलेक्चुअल लेवल भी बढ़ जाता है। इंटेलेक्चुअल मतलब चीजों का सोचना समझना। ले बेटे फोन ले जा, कर ले कंप्लीट अपना पॉवर्टी ले, ठीक है, वो भी फायदा हो जाता है। और इमोशनली भी मैच्योर हो जाते हैं। मतलब कि इमोशन का मतलब क्या है कि उनके अंदर इमोशन होता है। कोई अगर कुछ बोल दे तो तुरंत मतलब कि गुस्सा भी आ जाएगा, है ना, तुरंत ही मुंह तोड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। दोनों तरह की बातें। लेकिन एडल्ट वाली जो एज होती है, अच्छे से बैठो, पहले कुर्सी हटाओ यहां से। कौन भाई बनाए महाराजा महारानी तुम लोगों को? 8-9 साल की उम्र में है ना, इनके कमर जवाब दे गए हैं बिल्कुल। ये है भारत के भविष्य। जवाब है सर में। दोनों तरह की बातें होती है। देखिए जैसे जैसे बच्चे एडल्ट होते हैं तो कुछ बच्चे, जैसे क्या होता है, ये साइंस ने भी प्रूव किया है, टोलरेंस एक शब्द होता है, सहन शक्ति, सहनशीलता, गर्ल्स में या फीमेल्स में ज्यादा होता है। कंसंट्रेशन लेवल भी गर्ल्स में ज्यादा होता है। जो सहनशील होगा मतलब रिफ्लेक्शन स्लो होता है उनका, ठीक है। रिफ्लेक्शन स्लो होने का मतलब किसी चीज को भी कम उम्र में भी ध्यान दे करके काम करना। बॉयज में ये थोड़ा, जैसे बॉयज अगर 17-18 ईयर्स के होंगे तो उतने ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता जितनी गर्ल्स में होती है। एक बात ये। दूसरी बात, मैच्योरिटी गर्ल्स में पहले आती है, मेंटल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। दिमागी रूप से भी मैच्योर गर्ल्स पहले होती है, बॉयज थोड़े लेट से होते हैं। और डिपेंड करता है माहौल के ऊपर भी, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन एवरेज तो ऐसा ही। Adolescence is a period which bring maturity in a person's way of thinking. हम लोग जैसे जैसे एडल्ट होते हैं तो हमारे जो सोचने का तरीका है वो भी चेंज होता है, वो भी मैच्योर होता है। अब एक छोटा बच्चा कोई चीज सोचेगा और एक 16-17 साल का बच्चा सोचेगा तो अंतर तो होगा ही ना सोचने के तरीके में। At this stage, adolescent boys and girls spend considerable time thinking about many things occurring in their minds. During adolescence, mental maturity makes the boys and girls more independent than before. अब देखो, अभी छोटा कोई होगा तो छोटा बच्चा खुद भी सोच के सड़क के इस पार से उस पार नहीं जा पाएगा। आपको अगर अकेले वहां से, अब छोटे कोई बच्चा हो जैसे 2-3 साल का, उसको संडे बाजार में अकेला छोड़ दो, वो घबरा जाएगा, है कि नहीं। 5 साल का बच्चा भी घबरा जाएगा। अब बच्चा खपीटर हो तो उसकी बात नहीं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे घबरा जाएंगे। लेकिन अगर कोई 12-14 साल का बच्चा नहीं घबराएगा, 16 साल का नहीं घबराएगा, 18 साल का हुआ तो उसको यहां से ले जाकर के तुम क्या कहते हैं पंजाब में खड़ा कर तो नहीं घबराएगा। इसलिए क्योंकि हम मेंटली मैच्योर होने लगते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, छोटे थे हम लोग 6-7 क्लास में, तो फादर कहीं लेके जाएंगे, साथ में जाएंगे, अगर मान लो कि फादर 2 मिनट के लिए दाएं बाएं हो गया तो कहती है ना, धड़कन बढ़ गई और लगा कि कोई ले गया। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए तो फिर भाई अकेले कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट का भी फील होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोग को पहले ही बताया था कि अमेरिका, आप पढ़िए बेटे, ज्ञान नहीं बांट रहा फ्री का, में रीडिंग करिए। ये इंटरटेनमेंट क्लास नहीं है जो सोच रहे हैं आप। अमेरिका और यूरोप में क्या होता है, 12 साल की उम्र हो गई, हाई स्कूल की एज हो जाती है जब, तो बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। चाहेंगे तो अकेले रह करके भी रह सकते हैं, माँ बाप से अलग हो जाते हैं, है ना। मैच्योर पहले होते हैं, मेंटल मैच्योरिटी या जो फिजिकल मैच्योरिटी भी पहले आती है उनकी। और वो ज्यादा आजादी में बिलीव करते हैं, ठीक है। आप आज जाके कह दो कि ये ठीक है, हमें अभी क्या कहते हैं चंडीगढ़ जा रहे हैं घूमने के लिए, ऐसा रैप्टर लगेगा कि वहीं शक्तिमान बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर गवर्नमेंट अलाउ करती है, अगर बच्चे, हम लोग 18 साल से पहले कुछ भी नहीं कर सकते, आप मदर फादर के कंट्रोल में हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा आपको करना, ठीक है। लेकिन 18 ईयर के बाद वहां पे 12 साल के बच्चे मेच्योर है, वहां पे
कानूनी रूप से लीगली भी मतलब कि वो अकेले रह सकते हैं, अकेले कुछ कर सकते हैं। बोलिए। ओके, तो एक चीज और है, लेकिन उसके पीछे एक फैक्ट भी है, और वो फैक्ट ये है कि वहां का एजुकेशन भी लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। वोकेशनल का मतलब ये हो गया कि स्किल डेवलप कराता है। अगर आप 8 क्लास में हो तो वहां का 8 क्लास का बच्चा लगभग 50 तरह की चीजों में स्किल्ड होगा। उसका कंप्यूटर खराब होगा, खुद खोल के बना सकता है, ठीक है, मोबाइल खराब होगा, खुद खोल के बना सकता है, गाड़ी खराब होगी, खुद बना लेगा, बाइक चलाना, कार चलाना, मतलब सब चीज आ जाती है उनको, ठीक है। इवन सबसे बड़ी बात है, एडल्ट होने के बाद गन खरीद सकते हैं वहां पर। आपके पास केवल आपका मतलब कि एज प्रूफ हो कि आप एडल्ट हो चुके हो, आप जाइए आराम से गन शॉप में जाइए, जो बंदूक पसंद हो खरीद के लिए, समझ रहे? तो मतलब अलग अलग चीजों का। Adolescence is the time in one's life when the brain has the greatest capacity of learning. जब एडोलसेंस की एज होती है, मैं एडोलसेंस की बात कर रहा हूं, एडल्ट होने की नहीं, 13 साल से 18 साल की उम्र जो होती है ना, तो इसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन किसी भी एज के कंपेयर में, 13 से पहले की बात करो या 18 के बाद की बात करो, किस हमारे लाइफ का कोई भी एज इतना कीमती नहीं है जिस एज में आप लोग। अभी तो आप लोग जो चाहोगे कर लोगे, दिमाग इतना भगवान ने दिमाग शार्प दिया है। दिमाग शार्प कहने का मतलब ये होता है कि हमारे, मैंने कल भी आपको बताया था, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के वो फ्लेक्सिबल है। आप यूज करोगे तो ये, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे फायदा होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस एज में आप जितनी पढ़ाई कर लोगे उतना ही, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपका दिमाग स्लो होता जाएगा। The change which take place in body and mind during adolescence are a natural part of the growing up process. Every human being has to pass through this stage. Our parents have passed through this stage. Now we are passing through this stage, and one day our children will also pass through this stage in life. जो धरती पे आया है, इस अर्थ पे आया, सबको इसी स्टेज से गुजर के ही जाना है, ठीक है। जो बच्चे हैं वो एडल्ट होंगे, एडोलसेंस होंगे, टीनेज होंगे, उसके बाद फिर एडल्ट होंगे, एडल्ट होके फिर और उम्र बढ़ेगी, फिर वृद्ध होंगे और फिर सीधे राम जी के घर। देखिए, ये जो पॉइंट है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस, आप लोग एक बार मैंने कहा भी था घर पे देखने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। हार्मोन्स देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है एडोलसेंस के चैप्टर में, जो सबसे याद करने वाली चीज, इंटरेस्टिंग समझो या इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स के ऊपर देखो, सर में दर्द हो रहा है गुड़िया? Hormones are the chemical substances which coordinate the activity of living organisms, including human beings, and also their growth. हार्मोन्स ऐसा नहीं कि किसी को एक ढक्कन हार्मोन पिला देना तो वो डोलेबाज हो जाएगा। हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ही सारे के सारे तरह के पौष्टिक तत्व, हम जो खाते हैं प्रोटीन, विटामिन, उन्हीं से मिलता है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर ये होता है कि एडोलसेंस की एज आने पे, इस एज के आने के बाद हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। हार्मोन काम क्या करता है? स्टिमुलेट, वर्ड याद रखना, स्टिमुलेट करने का मतलब होता है कि किसी भी काम को तेज कर देना, ठीक है। जैसे जैसे हार्मोन एज आपकी बड़ी होती जाएगी, 13, 14, 15 से लेकर 18 के बीच की एज होगी, हमारे अंदर बॉयज और गर्ल्स के अंदर हार्मोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोन्स ज्यादा बनने से क्या होगा कि दाढ़ी मूंछ आना या और भी बॉडी में जो चेंज होता है वो होता है। ये हार्मोन से सब चीज करता है। हार्मोन्स केवल उस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है, या तो तेज करेगा नहीं तो स्लो करेगा, या तो रोक देगा नहीं तो बढ़ा देगा, या तेज या स्लो ये करेगा, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर किसी के अंदर हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाए, हार्मोन्स का डिसऑर्डर हो जाए, तो मेडिसिन से या तो हम उसको बढ़ा सकते हैं नहीं तो घटा सकते हैं, आर्टिफिशियली, ठीक है, लेकिन सब कुछ नहीं, कुछ चीजों में। आज की डेट में तो बेटा सब कुछ पॉसिबल। ओके, हार्मोन्स आर मेड and secreted by specialized tissue in the body called
एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, इसी ग्लैंड से हमारे बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। बनना और हार्मोन का रिसाव होना आना ये एंडोक्राइन ग्लैंड के कारण ही होता है। द हार्मोन्स, समझ रहे, याद करना सर, अंडरलाइन कर लो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर नोट्स में भी कर देता हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए। The hormones are poured directly into the blood and carried throughout the body by the blood circulatory system. एंडोक्राइन ग्लैंड में ये हार्मोन बनता है, यहां से हार्मोन जाता कहाँ है, यहां से ये जो भी अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन एक टाइप के नहीं होते, हार्मोन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप, मैं बता रहा हूं बेटा, की क्वेश्चन पे अलग अलग टाइप के होते हैं। और जो भी हार्मोन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में बनता है वो सीधे ब्लड में जाता है। और क्योंकि आपको पता है ब्लड हमारे बॉडी के हर सेल तक, हर हिस्से तक जाता है, तो ब्लड ही उस चीज को आगे तक पहुंचाता है, ठीक है। हार्मोन्स हर चीज का मतलब है कि जो भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्स, जो जिन चीजों का ग्रोथ होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जिन भी, जैसे हेयर है, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जिन भी चीजों का ग्रोथ होता है उसमें हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जी। हाँ, छोटे बच्चे से फिर बढ़ते बढ़ते तो बड़ा हो ही जाता है ना। हो सकता है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, मैंने नहीं पढ़ा कभी। अच्छा, नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता था इसके बारे में। देखिए, the hormones involved in the development and control of the reproductive organ and secondary sexual characteristics are called sex hormones. तो रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑर्गन के साथ साथ जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, दोनों को डेवलपमेंट के लिए, उसको बनाने में, मतलब कि हमारे सेक्सुअल मतलब कि जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं या सेक्स हार्मोन होता है उसको बनाने, मतलब कि आए हमारे बॉडी में। दूसरी बात कि उसको कितना ज्यादा हार्मोन बनना चाहिए, कितना कम बनना चाहिए, उसको कंट्रोल करने का। तो डेवलपमेंट प्लस कंट्रोल, ये दोनों का दोनों काम हार्मोन ही करता है, ठीक है। द ट्यूब जी, हमारे स्किन के नीचे होता है ये, इंडोक्राइन ग्लैंड, और भी बहुत सारे स्पेस होते हैं। ओके, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ एक मिनट, क्योंकि 8 क्लास की बुक में है ना, बहुत कम ही दिया रहेगा, उतना ज्यादा आगे नहीं दिया जाएगा। अभी पूरे बड़े नहीं हुए ना। चलिए देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, जैसे आपने पूछा कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कोई एक ग्लैंड नहीं होता, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनको मिलकर के हम कंबाइंडली इंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं। पहली बात क्लियर है। अब इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स आएंगे, तो देखिएगा, मेनी ग्लैंड्स मेक अप द इंडोक्राइन सिस्टम। ये इंडोक्राइन एक सिस्टम ही पूरा है। थोड़ा शांति बनाए रखिए प्लीज। द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड आर इन योर ब्रेन। हमारे ब्रेन में देखिए, दिमाग के अंदर इंडोक्राइन सिस्टम का कौन कौन सा ग्लैंड होता है। हमारे ब्रेन में 3 ऐसे ग्लैंड होते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड होते हैं। पहला है हमारा हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी और तीसरा है पिनियल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड तो हमारे ब्रेन में होते हैं, ठीक है। उसके बाद द थायराइड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड आर इन योर नेक। हमारा ये जो गला है ना, इसमें थायराइड और, कहां गया भाई, पैराथायरॉइड, थायराइड वाली जो होती जी,
ये कोई इसमें 5 दे रखा है, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड में 3 तो हमारे ब्रेन में होते हैं, पिट्यूटरी, पिनियल और एक क्या कहता है हाइपोथैलेमस। हमारे गले में थायराइड और उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है, पैराथायराइड। ये 2 ग्लैंड हमारे गले में होते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI या RTE, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है अभी बताने की मूड में नहीं, बुक में पढ़िए। आज बेटे हम भी दूसरे से ही काम चला रहे हैं। वो गया नील आता है ना, नील जो कि लाल रंग की बोतल लेके आता है, गया। और किसी के पास पानी, भाई मदद करो भाई की, ले लो, अपना ही घर है। हाँ बोल बेटा, क्या करिए बोल। ब्रेन और नेक वाले को ग्लैंड दोबारा बोलो बेटे सारे इसमें लिखे हुए हैं, आप लोग राइट डाउन करें। ठीक है, सुनिए, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, 3 ग्लैंड तो हमारे ब्रेन। पिक्चर में दे रखा है क्या? एक। उसके बाद हमारे गले में थायराइड और पैराथायराइड 2 ग्लैंड लंग्स में होता है। उसके बाद ये तो हमारे 2 गले में हो गए, 5 हो गए। फेफड़ों के पास देखेंगे, द थाइमस इज बिटवीन योर लंग्स, हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में ग्लैंड होता है जिसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। द एड्रिनल आर ऑन टॉप ऑफ योर किडनीज, हमारे किडनी के टॉप पे ऊपर, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको कि एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और हमारा एंड द पैंक्रियाज इज बिहाइंड योर स्टमक, और एक पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है जहां से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है वहां पर। इतने सारे ग्लैंड मिलकर के पूरा, मतलब ये जितने भी ग्लैंड मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं सभी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और हमारे बॉडी के अलग अलग कामों को कंट्रोल करता है। देखेंगे, द hormones involved in the development and control of the reproductive organ and secondary sexual characteristics are called sex hormones. The 2 common sex hormones are testosterone and estrogen. 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक है टेस्ट्रॉन और दूसरा है एस्ट्रोजन, सॉरी, टेस्ट्रॉन और दूसरा है एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन के ऊपर ही मेन है, इसी को हम लोग देखेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। अपना कागज लेके जाओ। सर बोलो, ये क्या हो रहा है? देखो अब वो आया, अब वो भी आएगा, तो मत चेक करो सर। अभी आप नहीं कहते हो, इनकी बेबी कहते हो आप लोग। आज नहीं इंग्लिश की क्लास होगी। जय, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखते हैं। A gland is a gland in a structure which secrete a specific substance in the body. आप लोग शांति बनाए रखिए और जल्दी से यहां जाइए। आशीष फीस के लिए कहा था ना, कब लाएगा? कल पक्का ले आइए। देखो गेट बंद करो। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड, a gland is a structure which secrete a specific substance in the body. ग्लैंड वो होता है जो एक स्पेसिफिक सब्सटेंस, एक केमिकल को हमारे बॉडी में रिलीज करता है, जहां वो स्टोर, ग्लैंड मतलब एक थैली या मतलब एक पैकेट जैसी चीज होती है, उससे सीक्रेट होता है। अ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू। ग्लैंड ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब कि टिश्यू का बना होता है। There are 2 types of glands in our body, exocrine gland and endocrine gland. हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन एंड endocrine glands. A gland which secrete its product into a duct
or tube is called an exocrine gland. ऐसे ग्लैंड जो हमारे बॉडी के अंदर ट्यूब के द्वारा कोई चीज सीक्रेट करते हैं, भेजते हैं, ठीक है, ट्यूब मतलब पाइप के थ्रू, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड आर द ग्लैंड हैविंग डक्ट. डक्ट मतलब कि ट्यूब, मैंने बताया ना, ओविडक्ट याद होगा. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिसके अंदर डक्ट होता है, मतलब ट्यूब लगी होती है, कनेक्ट होती है उसके साथ. समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो बताओ क्या समझाया मैंने? देखो बता क्या समझाया. एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? कुछ भी तू बता भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ट्यूब एक लगी होगी है ना, मतलब उसको डक्ट करते हैं. क्या करती हो? ट्यूब का नाम नहीं होता बेटे ना, ट्यूब मतलब ट्यूब, डक्ट. दोबारा बता दो. हमारे अंदर जो भी ग्लैंड होता है दो तरह का होता है, एक एक्सोजेनिक, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन. एक्सोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जिसके अंदर से, उस ग्लैंड के अंदर से हार्मोन्स या किसी लिक्विड के बाहर निकलने के लिए डक्ट लगा होता है, मतलब कि एक ट्यूब लगी होती है. ग्लैंड तो सर्कुलर या एक पाउच जैसा ही होगा, लेकिन उसके अंदर से एक वो पाइप निकली हुई रहेगी जिसको डक्ट कहा जाता है. तो दोनों साइड में नहीं, एक्सोक्राइन में क्या होता है? हम एक्सोक्राइन की बात करें ना, एक्सोक्राइन उस तरह के ग्लैंड को कहते हैं जिसमें कोई चीज के बाहर निकलने के लिए डक्ट लगा होता है. फॉर एग्जाम्पल, the salivary gland secrete its product saliva into a duct called salivary duct. Therefore, salivary gland is an exocrine gland. जो saliva होता है ना, लार जो हमारे माउथ में बनती है, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि जो सलाइवा होता है एक डक्ट के द्वारा ही हमारे माउथ में आता है. ठीक है, डक्ट होती है, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड भी हो जाएगी. समझ में आई बात आप लोग को? ओके. स्वेट ग्लैंड and sebaceous gland or oil gland are also exocrine gland which release their secretion through duct. तो sweat gland और sebaceous gland मतलब oil gland जो हमारी स्किन के नीचे ऑयल होता है, ये दोनों के दोनों ग्लैंड जो होंगे ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होंगे, क्योंकि इसमें भी डक्ट होता है. A gland which does not have a duct and secrete its product directly into the blood stream, जिसके अंदर कोई ट्यूब या डक्ट नहीं होती है, उस ग्लैंड से डायरेक्टली ही हार्मोन्स जो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, तो उस तरह के ग्लैंड को इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें कैसे है. पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे के सारे इसी तरह दो तरह के, एक होंगे एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन. एक्सोक्राइन वो जिसमें डक्ट होती है और इंडोक्राइन वो जिसमें डक्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट हो जाती है. सर उसका जो भी निकलता है वेस्ट, और भी तो वो कहां से निकलता है? उसके अंदर वो जनरेट होता है. हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन हम खाते हैं, और एक एज के बाद उन ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है, डेवलप होने लगता है एडोलसेंस के एज में. जस्ट कि इसका तो वेस्ट होता है, वो डक्ट की तरह निकलता है, मतलब डक्ट के थ्रू निकल जाता है. एंडोक्राइन का वो डायरेक्टली ओपन होते हैं, ब्लड वेसल्स के साथ है ना, ओपनिंग उनकी होती है, तो ब्लड में डायरेक्ट खुल जाते हैं उसमें से. रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ये जो हार्मोन्स हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन में उनका क्या काम होता है देखेंगे. बेटे आप लोग 15 मिनट है ना, मुंह बंद करके बेटे प्लीज आप ये सुन लीजिए, नहीं तो अपना कुछ बुक का काम कर लीजिए, बोलिए मत. इन अदर वर्ड, द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. देखेंगे किस एज में जो हमारे क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरे डेवलप होंगे, या जैसे जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, मेंटल मैच्योरिटी जो हो जाती है, हम दिमाग से भी ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है, ये सारा का सारा जो डेवलप ये कंट्रोल करने का काम होता है वो हार्मोन्स ही करते हैं. ठीक है, द टेस्ट मेक्स मेल सेक्स हार्मोन टेस्ट्रॉन. ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन को टेस्ट्रॉन कहते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं. ये मैंने आपको बता दिया, ये दोनों याद रखिएगा. जो सबसे ऊपर हेडिंग था, मेल सेक्स हार्मोन को टेस्ट्रॉन कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन हार्मोन को एस्ट्रोजन कहते हैं. ठीक है,
देखिए इसमें ये टिक लगा लीजिए, खुद से पढ़ना है आप लोगों को, पढ़ लेंगे आप लोग, समझ जाएगा। रोल ऑफ हार्मोन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। इसमें दो चीज सबसे मेन है, एक टेस्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरा है आपका एस्ट्रोजन। उसके बाद ये किस तरह से बॉडी में क्या चेंज लेके आता है आप लोग पढ़ सकते समझ सकते हैं इसमें। जो ए से लेकर के बी वाला दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं। ओके, अब रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, तो देखेंगे इसमें क्या है। In female, the reproductive phase of life began at puberty 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. फीमेल या गर्ल्स के अंदर 10 से 12 साल की उम्र से लेकर के 45 से 50 साल तक रिप्रोडक्टिव एज होती है, मतलब उस समय वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ओके इसको टिक लगाइए आप लोग, इसको भी ठीक है। अब वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे, वही मैं बता रहा हूँ बेटा। इसी पेज पे पेज नंबर 174 पे आएंगे आप, और उसमें जो ये है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर, ठीक है। अपने है ना फोन की आवाज थोड़ी कम कर ले एनाज। देखिए क्रोमोसोम क्या होता है कि हमें, ये हमारे डीएनए में जीन की तरह होता है, डीएनए के अंदर होता है। देखेंगे क्रोमोसोम आर पेरेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम कौन सा नहीं, वो आप देख लेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए तो क्रोमोसोम जो है, हर हमारे बॉडी का कोई भी सेल हम लेते हैं, मेल फीमेल किसी का भी, तो उसके अंदर क्रोमोसोम जरूर होता है। न्यूक्लियस में पढ़ा था ना, सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। ऑल द ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हर इंसान के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर नॉर्मल बॉडी सेल। एक अगर हम आपकी बॉडी का सेल लें, सेल का सैंपल, तो एक सेल के अंदर 23 जोड़ी, मतलब कि 46 हो गया ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो गए, लेकिन जोड़ा कितना होगा, पेयर कितना होगा, 23। तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम एक सेल के अंदर होगा। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम के से जो एक जोड़ी क्रोमोसोम होगी, इनमें से एक जो होगा उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और ऐसा क्यों? ले आ बेटे, पढ़ाएंगे किससे फिर हम? साइकिल ले मेरे, नहीं रहने तो मेरे पास पीडीएफ है। देखिए सर इसमें तो कुछ और बता रखा है, व्हाट इज दिस सिंगल क्रोमोसोम? द टू देखिए 23 पेयर्स है बेटे, सिंगल कहां लिखा हुआ? अभी तो हम पढ़ाए गेमेट्स पे आए, हम कहे आगे बढ़ रही हो, हमको पढ़ाने दो जो पढ़ा रहे हैं। आप चुप रहिए ना, आप मत देखिए, किल सुनिए। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। 23 जोड़ों में से 22 तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो होता है, एक पेयर जो होता है, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। द टू क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ऑफस्प्रिंग और बेबी आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। द टू सेक्स क्रोमोसोम आर नेम्ड एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो, अगर पेरेंट से, मतलब कि मदर और फादर से, अगर
एक्स क्रोमोसोम केवल मिल रहा है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक्स और वाई दोनों होता है। फिर से मैं समझा रहा हूं, देखो, द गैमेट्स और सेक्स सेल आर नॉट नॉर्मल बॉडी सेल, दे आर स्पेशल सेल कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल। The gametes contain only 23 single chromosome and hence they have only one of the two sex chromosome X or Y. ठीक है, that exist in the normal body cells. Body cell. In females, all the gametes of or all the X cells contain X chromosome. Female have no Y chromosome in their gametes. On the other hand, हर सेल में 23 जोड़े ही क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। इसमें सिंगल का मतलब ये हुआ बेटे कि जैसे जब भी रिप्रोडक्शन की बात होगी तो मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होगा और जो फीमेल का होगा, दोनों में से एक एक ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं, मैंने आपको रिप्रोडक्शन का सिस्टम बताया था। जब गैमेट्स जनरेट होता है तो सबसे पहले एक छोटा सा मतलब कि एग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, देखिए, तो जितनी भी माने कि फीमेल की अगर बात करें तो उनके बॉडी सेल के अंदर जो भी बॉडी सेल के अंदर हम क्रोमोसोम निकालेंगे न्यूक्लियस के अंदर से, उसमें केवल एक्स, ओनली एक्स क्रोमोसोम होगा फीमेल्स के अंदर, लेकिन मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों होता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे नहीं कहते, अब मैं आपको बता दूं क्या बेटा, आप उस पिक्चर को देखोगे तो कंफ्यूज होगा, मत देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सुनो, ठीक है। In males, half of gametes have X chromosome and half of gametes have Y chromosome. फीमेल के अंदर केवल X क्रोमोसोम होता है, 23 के 23 जोड़े, लेकिन मेल के अंदर हाफ होता है X और हाफ होता है Y क्रोमोसोम। समझ में आया आपको? The baby developed from XX combination of sex chromosome in zygote is a girl. अगर मान लीजिए कि फीमेल से X क्रोमोसोम मिला और मेल से भी एक्स क्रोमोसोम मिल गया, तो डबल एक्स मतलब कि वो गर्ल बेबी पैदा होगी। अगर, और आपको मैंने बताया है कि केवल फीमेल के अंदर मतलब मदर के अंदर केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, फादर के अंदर एक्स वाई दोनों होता है। अगर मान लीजिए कि फिर मदर का एक्स तो था ही, अगर फादर से एक्स ना मिलकर अगर वाई क्रोमोसोम आता है, फर्टिलाइज होता है, इसका एक्स और वाई हो जाएगा तो वाई बेबी पैदा होगा, और एक्स एक्स होगा तो वो गर्ल होगा। याद रखिएगा, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, एक्स एक्स मतलब कि गर्ल, सेम तो गर्ल हो गया, और एक्स वाई डिफरेंट हो गया तो वाई पैदा होगा। और ये याद रखिएगा कि ये केवल मेल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, मतलब मेल के अंदर से ही वो एक्स जाए या वाई जाए, फीमेल का तो ऑलवेज एक्स ही होता है। तो अगर कोई बेबी अगर बॉय होता है या गर्ल होता है, इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल मेल होता है, ठीक है, फीमेल का इसमें कोई रोल नहीं। आगे देखिए, थोड़ा जेनेटिक्स के ऊपर भी है ये, थोड़ा आगे। क्या ये तो आप लोगों ने 8 में नहीं पढ़ा, आप लोगों ने एज ऑफ एडोलेसेंस वाला चैप्टर है। There are two types of sex hormones, X chromosome and Y chromosome. अभी स्टार्ट करते हैं, 175 के ऊपर से देखेंगे। और फीमेल हैज, ये तो मैंने बताई थी, क्यों बता रहे हैं, ठीक है, हटाओ इसको, हटाओ, आगे चलते हैं। चिंता मत करिए, जो आपको पढ़ने लायक हो मैं आपको ही बोलूंगा पढ़ने के लिए। पढ़ लीजिए, जो भी पूरा चैप्टर ही पढ़ लीजिएगा आप। देखिए, जैसे कि गांव में क्या होता है, गांव देहात में कहते हैं ना कि लड़का लड़की जो है मतलब कि औरत के हाथ में, मैंने टैबू मतलब होता है ये जो हमारे जो भी प्रथाएं होती हैं, हर चीज के लिए फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। जबकि
इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल मेल होता है, फीमेल नहीं होता। ये साइंस की चीजें है, मतलब कि इसको मैंने कि कोई मुंह से ऐसे नहीं बोल सकता। नहीं कर सकते ये तो मतलब वही है ना, इट्स अ नेचुरल चीज है ना, वो तो नेचुरल चीज है, उसके अंदर कोई आदमी खुद डिसाइड तो कर नहीं सकता। तो बेटे प्रूव तो साइंस ने कर रखा है ना, लेकिन अब किसी को आप समझाने जाएंगे तो गुद्दी पे मुक्के। जाओ बेटे, कल इसको कराएंगे, इसको इसमें है कुछ चीजें जो पढ़ाने वाली है, अगर आप लोग खुद से पढ़ लें तो बेस्ट है, पढ़ लेंगे तो अच्छा है, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर ठीक है। ओके, आइए भाई आगे आप लोग 9th क्लास स्पोकन होगा, आइए।